हेलो एवरीवन। खासकर 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मौसम बदल रहा है। पंखे वगैरह चला के मत सो, थोड़ा गर्मी झेल लो अभी। और बहुत ज़्यादा खुद को टेंशन मत दो। आज 23 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल से आपके एग्ज़ाम चालू है। कोशिश करिए कि पानी की बोतल साथ में लेके जाइए, और हो सके तो उसमें ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल पाउडर भी मिला के लेके जाइए। बोतल जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी आप लेके जाते हैं, पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह, उसको किसी बॉक्स में मत लेके जाओ, हाथ में लेके जाओ। आप बैग तो लेके जाओगे ही, बैग को आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखोगे। वरना क्या होगा कि अगर आप बॉक्स लेके जाते हो तो बार बार अगर कोई चेकिंग वाली टीम आती है तो वो आपका बॉक्स खोलेगी, देखेगी कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, तो आपका टाइम जाएगा उसमें। तो वो मत करो। बाकी तो साल भर तैयारी आपने की होगी, डेफिनेटली करते हैं लोग, तो बहुत अच्छा ही आपका एग्जाम जाएगा। चलो, आज का जो ये वीडियो है ये इस बारे में है कि जो चैप्टर फर्स्ट है आपका फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके सारे ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। ऐसी मैं सीरीज लाऊंगा सिर्फ ग्राफ वाली, क्योंकि ग्राफ जरूर आते हैं एग्जाम में। और क्या होता है कि साल भर से आप पढ़ रहे हो, किताबों से, कॉपी से, सब कुछ कर रहे हो, तो कभी मन होता है कि बस ऐसे हम स्क्रॉल कर ले, तो वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ ग्राफ। चलो, पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट चार्ज से रिलेटेड, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर उसमें पॉइंट चार्ज की बात है, डायपोल की बात है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तीन तरीके से। तो पहला जो चालू होता है वो कूलॉम्स लॉ से चालू होता है। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो अगर आप चार्ज को कांस्टेंट रखें, चार्ज को कांस्टेंट रखने के बाद जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? वो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, इस टाइप से। यहाँ पे फोर्स है इस तरफ और यहाँ पे डिस्टेंस है, स्क्वायर नहीं है, डिस्टेंस है, ये ऐसा। वहां पे आपको जब ऐसा ग्राफ पूछा जाए तो ये रिलेशन जरूर लिख के आना है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r होता तो भी ये ग्राफ बनता, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता तो भी ये ग्राफ बनता। इसलिए आपको ये रिलेशन लिख के आना है। आप समझ गए, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स चेंज होगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स कम होता जाएगा, 1/, में है ना, इसलिए तो देखो डिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हो तो फोर्स कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे आता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से ही आता है वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू होता है KQ/r²। मतलब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होगा KQ/r²। यहाँ पे जो स्मॉल k है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, स्मॉल k, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है प्लस में। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर अगेन चार्ज कांस्टेंट है, ये k कांस्टेंट तो होता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, तो अगेन जो हो गया E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? E प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। तो अगेन ऊपर वाले जैसा ही ग्राफ बनेगा कि ये r है, ये E है, और ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r² का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड, अगर मैं बात करूं चार्ज सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाता है फिर डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पे रखे हो। उस डिस्टेंस को आपके एनसीईआरटी में 2a से बता रखा है। तो ये है एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें डायपोल मूवमेंट होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, उसको p से बताते हैं, और इस p की वैल्यू होती है Q×2a। ये सब आपको याद आ रहा होगा, समझते जाओगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो अगर डायपोल की बात करूं तो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से निकालते हैं, ऑल्दो तीन तरीके से भी निकालते हैं, और दो मेजर तरीके क्या है डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। एक तो ये एक्सियल पोजीशन है, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन, और एक ही इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है वो होता है 2kp/r³, और एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये तो हुई एक्सियल, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन जो है उस पे होता है kp/r³। मतलब जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहां पे एक्सियल पोजीशन से आधा होता है, या यहाँ पे दुगना होता है, उसको ऐसा देख लो। तो ये हो गया 2kp/r³, ये हो गया kp/r³। अब हम ध्यान से देखना, अगर चालू करें तो यहाँ पे k जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट दोनों ही जगह है, ये कांस्टेंट होगा। ये है डायपोल मोमेंट जो दोनों ही जगह कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर रहे हो, चार्ज को नहीं बदल रहे हो, तो p भी कांस्टेंट है।
और ये 2 है और इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में, तो अगेन यहाँ पे क्या आ गया, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब वाला जैसा कुछ रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। 0.4 से बन रहा था E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ बन रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, लेकिन ग्राफ तो फिर से ऐसा ही बनेगा। ये बना ग्राफ E और R का जो ग्राफ है ये फिर से ऐसा बना। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता है डायपोल का और आप सिर्फ ये ग्राफ बना के आते हो, ये रिलेशन लिख के नहीं आते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप से ये भी पता लग रहा है कि एक 0.4 से अगर आप r डिस्टेंस पे हो वर्सेस एक डायपोल से आप r डिस्टेंस पे हो, तो डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जल्दी खत्म होता है, जल्दी कम होता चलता है, क्योंकि नीचे r है और इसका यहाँ क्यूब है, यहाँ सिर्फ स्क्वायर ही है। जो मैंने 3 तरीके बोले थे, पहला तरीका एक्सियल हो गया, दूसरा इक्वेटोरियल हो गया, और एक थर्ड पॉइंट होता है जनरल पॉइंट। वो जो जनरल पॉइंट होता है वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये होता है यहाँ पर। ये कैसे निकाला, देखो अगर एक्सियल पोजीशन चाहिए तो थीटा 0 करना पड़ेगा, cos 0 1 होता है, तो 1 + 3 मतलब 4 रूट में 2, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये kp अपॉन आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ की बात है तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, cos 90 0, पूरी टर्म गायब, √1 ही होता है, kp अपॉन आर क्यूब। अगेन यहाँ पर भी तो देखो क्या हो रहा है, E और R जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं क्यूब में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर है एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। इससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद होना चाहिए, E = 2k λ/r, जहां r ये डिस्टेंस है, k जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा = टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। ये होता है, इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है 2k λ/r। अब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ, तो आप देखो k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यहाँ पर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r हो गया। तो इसका ग्राफ अगेन क्या बनेगा, ये E और ये R, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सारे ग्राफ ही एक जैसे बन रहे हैं, तो हाँ सही बात है, सारे ग्राफ एक जैसे बन रहे हैं जिनमें भी ऐसा उल्टा सीधा रिलेशनशिप है, सीधे वाले की बात ही अलग होती। तो एक ही ग्राफ याद करना है आपको, लेकिन बन सब एक जैसे रहे, ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए, लेकिन तब काम हो पाएगा। जनरली जनता ग्राफ छोड़ के आ जाती है दिखते ही, कह रहे ग्राफ का क्वेश्चन आया छोड़ दो, पर हमें छोड़ के नहीं आना है। चलो ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसको मिटा देता हूँ, आप लिखिए देना पीछे करके वीडियो, थोड़ा जगह की कमी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है, इस पर खूब सारा चार्ज है, और इससे अगेन r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्योंकि ये शीट है, शीट मतलब इसके पास लेंथ और विड्थ दोनों है, मतलब इसके पास है एरिया, तो इसके पास जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ये एरियल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा = चार्ज अपॉन एरिया, इसकी यूनिट आएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें r नहीं आ रहा, r डिस्टेंस पे फाइंड कर रहे हो तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2r डिस्टेंस पे फाइंड करो तब भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर यहाँ पे आपसे ग्राफ पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ये r मतलब डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड ही नहीं करता, वो सीधा चलेगा। इसलिए ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वाला है, अब यहाँ पे एक साथ 3 का झुंड है, 3 का ग्रुप है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। एक तो देखो होता है शेल, एक तो होता है शेल, एक होता है होलो स्फीयर, और एक होता है सॉलिड स्फीयर। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं बोलता हूं सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल, तो मैं इनमें से ही किसी की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं ना सॉलिड स्फीयर इंसुलेटर, तब बात अलग है। वरना देखो क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, एक मेटल है, कुछ भी मैं मेटल लेता हूं, यहां से ऐसा कुछ रखा नहीं जो सॉलिड मेटल हो,
जैसे मान लो एक कटोरी है, इस पे अगर मैं चार्ज दूंगा तो सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आएगा, डेफिनेटली सी बात है। लेकिन अगर ये सॉलिड होती बिल्कुल मेटल की बनी हुई और इसमें मैं चार्ज अंदर जाके देता, तब भी क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो मेटल सरफेस की बाहर आ जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेटल की बॉल है, सॉलिड बॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा चार्ज उसके बाहर ही आके चला जाएगा। तो अंदर सॉलिड है नहीं है क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूं सॉलिड स्फीयर इंसुलेटर, तब जाके मैं उसको ऐसा बना सकता हूं कि उसके अंदर चार्ज है। वरना अगर मैं बोलता हूं सॉलिड स्फीयर मेटल, तो ये सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। चाहे सॉलिड स्फीयर मेटल बोलूं, होलो स्फीयर बोलूं, फिर वो एक ही बात हो जाएगी। तो शेल बोलूं, होलो स्फीयर बोलूं, शेल मतलब फुटबॉल आप बोल सकते हो जिसमें अंदर का खोखला है सब कुछ, तो शेल, होलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर कंडक्टर। कंडक्टर सॉलिड स्फीयर या शेल या होलो स्फीयर सब एक ही बात है, सब में चार्ज कहां रहेगा, बाहर ही रहेगा। तो क्या होलो स्फीयर इंसुलेटर भी यही बोला जा सकता है? बिल्कुल। क्या शेल है इंसुलेटर यही बोला जा सकता है? हाँ। मतलब इंसुलेटर शेल, इंसुलेटर होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कंडक्टर, कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग होलो स्फीयर, सब एक ही बात है। दोबारा रिपीट कर करके सुन लेना जो भी मैंने बोला है। तो उसका ग्राफ पूछा जाएगा तो आपको देख के समझ के बनाना पड़ेगा। दोबारा हम बनाते हैं इसको। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ऐसी बड़ी भारी लैंग्वेज लिखी भी आएगी यहां पे। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, कंफ्यूज नहीं होना कि इंसुलेटिंग है कि कंडक्टिंग है, एक ही बात है। उसके अलावा क्या बोला था? और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। फिर नहीं सोचना कि होलो स्फीयर है तो सॉलिड है, मतलब कि इंसुलेटिंग है या कंडक्टिंग है, एक ही बात है। या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ कंडक्टर। ये तीनों हो गए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ कंडक्टर। तीनों में से कुछ भी आए, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ज होगा वो बाहर आ जाएगा। ये आ गया चार्ज बाहर। मान लो इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस ले लेता हूं। हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी है जिसमें सारा चार्ज अगर उसकी सरफेस पे है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई इनसाइड 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आती। उसके बाद बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होने लगेगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से महसूस होगा? जैसे कि सारा का सारा चार्ज इसके कहां हो? सेंटर पे हो, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहा होगा। तो मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर ही ऐसा बिहेव करेगा जैसे सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे हो। मतलब अगर ये सारा का सारा चार्ज जो है, सारा का सारा चार्ज अगर Q है और सारा का सारा चार्ज इतनी इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, मतलब इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, तो सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सारा चार्ज Q जो है कहां कंसंट्रेटेड है? इस सेंटर पे, और यहां से ये इसकी डिस्टेंस R है। ऐसे अगर मैं बोलूं आउटसाइड, एक और पॉइंट बनाता हूं मैं, जैसे मैं बोलता हूं आउटसाइड, यहां पर इस जगह पर आउटसाइड r डिस्टेंस पर कितना होगा? तो अगेन यहां पर भी अगर यहां से आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बिहेव करेगा जैसे सारा का सारा जो चार्ज है वो कहां हो? सेंटर पे हो। सारा का सारा चार्ज मतलब Q जो चार्ज होगा, मतलब KQ, यहां तक तो मैं लिख देता हूं, सेंटर पर हो। तो इस पॉइंट से सेंटर कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो यहां आ गया स्मॉल r स्क्वायर। और अंदर तो कितना है? अंदर हम देख चुके हैं, ई इनसाइड कितना है? 0 है। अब बनाना चालू करते हैं ग्राफ। चलो इससे बनाता हूं अलग कलर से। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया R। हमें पता है कि अंदर तो 0 है, ई इनसाइड तो 0 है, यहां तक ये 0 है, E इक्वल्स टू 0, ई इनसाइड 0। मतलब जब तक जो मेजरिंग डिस्टेंस है वो लेस देन कैपिटल R है, मतलब जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। हमें देखना ये कि क्या ES और मतलब E सरफेस पर और E आउटसाइड में क्या रिलेशन है, ज्यादा का कम का कैसे है। तो देखो यहां देखो KQ और KQ दोनों में सेम है,
यहाँ पे 1/r² है और यहाँ पे स्मॉल r² है। हमें पता है कि ये जो कैपिटल R है ये दिखने में कैपिटल R है लेकिन होने में ये स्मॉल r से भी छोटा है, मतलब कैपिटल R छोटा है स्मॉल r से। और क्योंकि कैपिटल R का आप डिवाइड दे रहे हो तो छोटी चीज का डिवाइड दे रहे हो वर्सेस यहाँ बड़ी चीज का डिवाइड जा रहा है, तो क्योंकि r छोटा है, कैपिटल R छोटा है स्मॉल r से, इसलिए ई सरफेस जो है बड़ा है आउटसाइड से। दोबारा देखो, कैपिटल R बड़ा है, बड़े का डिवाइड गया छोटी आ जाएगी वैल्यू, सॉरी कैपिटल R छोटा है, छोटे का डिवाइड दिया बड़ी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल r छोटा है, छोटी चीज का डिवाइड दोगे थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। तो सरफेस पे ज्यादा है आउटसाइड कम है, सरफेस पे ज्यादा है आउटसाइड कम है, इनसाइड तो जीरो ही है। जैसे जैसे दूर जाओगे कम होता जाएगा, तो मतलब सबसे ज्यादा है ही कहां, सबसे ज्यादा ही सरफेस पे है। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, मतलब मैक्सिमम ही कहां है, सरफेस पे है, उसके बाद कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे एकदम से जैसे ही आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0 सरफेस पे पहुंचोगे एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो होगा मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल R², मतलब के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्यू वो चार्ज जो कि शेल पे है, सॉलिड स्फीयर ऑफ कंडक्टर पे या होलो स्फीयर पे है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना के क्यू बाय कैपिटल R। उसके बाद ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे पॉइंट चार्ज वाला, ये ऐसा E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सिंपल इज दैट, ये R चल रहा है ऐसा है, यहाँ 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हम देखें, नेक्स्ट वाले में है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। ये तभी हो सकता है जब वो सॉलिड स्फीयर जो है इंसुलेटिंग हो, इंसुलेटिंग इसलिए मतलब जहां पे आपने चार्ज दिया ना वो वहीं का वहीं टिका रह जाए और कहीं जाए नहीं, जहां पे आप चार्ज दे दो वहीं पे टिक जाए। अब मैंने चार्ज यहां दिया यहीं रहे, यहां दिया यहीं रहे, हिले नहीं कहीं पे भी, वरना सबका सब चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। अगेन इसकी रेडियस जो है कैपिटल R, और ये हमें एक तो सरफेस पे पता करना है और एक आउटसाइड पता करना है, यहाँ पे स्मॉल r पे, और एक इनसाइड पता करना है। तो क्योंकि अब चार्ज इसके अंदर है तो इनसाइड 0 नहीं होगा, और सरफेस पे अगेन ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज इसके सेंटर पे हो, और यहां पर भी ऐसा बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज इसके सेंटर पे हो। तो मतलब सरफेस पे कैसा बिहेव करेगा, ई सरफेस हो जाएगा के क्यू, मान लो पूरा चार्ज क्यू है, के क्यू अपॉन कैपिटल R²। अच्छा है, तो बिल्कुल इसके जैसा आया, बिल्कुल सही बात है। आउटसाइड कैसा बिहेव करेगा, के क्यू अपॉन स्मॉल r², ये भी इसके जैसा आया। लेकिन इनसाइड का थोड़ा सा याद करने लायक है, यहाँ पर इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इनसाइड वो आएगा रो r अपॉन 3ε0। अब ये रो क्या आ गया, देखो यहाँ पे जो भी चार्ज है वो सबका सब वॉल्यूम में है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है रो, और इसकी वैल्यू होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसकी यूनिट आती है कूलम पर मीटर क्यूब, ये वो चीज आई है। तो ये डेंसिटी फिक्स होती है, जैसे इस कटोरी में अगर मैं पानी लूं और इसमें से पानी में से एक चम्मच पानी निकाल लूं, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। वैसा कुछ सीन है कि इस पूरे जो शेल कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसमें छोटे से पोर्शन की वर्सेस बड़े पोर्शन की सब जगह की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, यही मान के किया है। जैसे हम ग्रेविटी जो करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर, उसमें क्या बोलते हैं कि अर्थ की जो डेंसिटी सब जगह सेम मानी जाती है, वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ देखो ये डेंसिटी फिक्स है, 3 फिक्स है, ε0 फिक्स है, तो ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, स्मॉल r। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। इसका ग्राफ बना के मैं आपको समझाता हूं, देखता हूं अगर दिख रहा है क्या यहाँ तक। ओके, तो जैसे यहां की मैं बात करूं, यहां पर भी थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां पर जो है E इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू R है, और यहाँ पे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। वैसा यहां पर हुआ कि यहां पर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R और यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यहां पर एकदम मैक्सिमम जाएगा और ये वैसा ही चलेगा। ये ग्राफ तो सेम रहेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² वाला, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा E मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये R अंदर की बात है। यहां पर क्या होगा कि E प्रोपोर्शनल टू क्या चलेगा, स्मॉल r, ऐसा चलेगा सीधी लाइन, E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। जैसे जैसे आप इसके सेंटर की तरफ बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा और बिल्कुल सेंटर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। शेल में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन स्फीयर में सिर्फ सेंटर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
वो पोटेंशियल में बताऊंगा दूसरी चीज। तो आई होप आपको यहाँ तक ग्राफ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर आएगा उसके ग्राफ में लेके आऊंगा। बाय बाय।